बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज 22 अगस्त का दिन था और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे का ऐलान कर रखा था। कल 21 अगस्त को बरोज़ मंगल हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से NOC को मनसूख कर दिया गया, जलसे की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बाद मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयानात आना शुरू हुए कि NOC को हम नहीं मानते। NOC मनसूख अगर हुआ है तो किस बुनियाद के ऊपर किया? अदालत आलिया ने हमें इजाज़त दे रखी है और अदालत आलिया की इजाज़त के बाद कोई हमें जलसे से नहीं रोक सकता। लेकिन जलसे से कारकुनान को आने के लिए रोकने के लिए हमने ये देखा कि कंटेनर्स लगाए गए, मुख्तलिफ शाहराहों को बंद किया गया, पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई और फिर हमने ये भी देखा कि जहां पर कंटेनर्स लगे हुए हैं वहां तक कारकुनान पहुंचे और कारकुनान ने वहां पर पहुंचकर धरना दे दिया। उन्होंने कहा कि आगे जाने का जब तक रास्ता नहीं होगा हम यहीं पर मौजूद रहेंगे। फिर हुआ ये कि आजम सवाती साहब, बैरिस्टर गौहर साहब और उमर अयूब साहब आते हैं। वो कहते हैं कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से हमारी सुबह को मुलाकात हुई। हमें रात को ये मालूम पड़ा कि सुबह को बानी PTI ने याद किया है। हम उनके पास गए, बैठ के मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उनको ये इंफॉर्मेशन थी कि ये हुकूमत जो है कोई इंतशार फैला सकती है और कोई रखना डाल सकती है और उसका मलबा हमारे सर के ऊपर डालेगी, तो हम हिफ्ज़ मा तक़द्दुम इस जलसे को मनसूख कर रहे हैं। उनके इस ऐलान के बाद कि जब उन्होंने ये कहा कि हम देखेंगे कि 8 या 9 सितंबर को दोबारा जलसे के लिए हम यहां पर आएंगे, उसके बाद वहां की जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है उन्होंने 8 अक्टूबर को फिर से जलसे की इजाजत दे दी, 8 सितंबर को। लेकिन इस सारे मामले के बीच में अली अमीन गंडापुर जो ये कहते थे कि अगर जलसा ना करके दिखाया तो फिर मुझे सियासतदान ना मानिएगा। एक तरफ शेर अफजल खान मरवत, उन्होंने कहा कि जलसा यहीं पर होगा। कारकुनान जो ये कहते थे कि जलसे में हर सूरत शिरकत करेंगे, उन कारकुनान, उन रहनुमाओं और उन तमाम लोगों का मुस्तकबिल क्या है, उनकी उस बात पे खड़े रहना और 8 सितंबर को क्या होगा, इस बारे में बात की जाएगी। मुबारक सानी केस के हवाले से बात करेंगे कि आज मुबारक सानी केस जो था सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा और उस केस में नजर सानी की अपील थी। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने यह कहा कि नजर सानी की अपील ये नहीं है, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जवाबन कहा ये नजर सालिस की अपील है। तो उसमें से वो एतराज़ शुदा तमाम निकात जो हैं, तमाम शिकें जो हैं, तमाम पैराग्राफ जो हैं वो हज़फ कर दिए गए हैं, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि हमारे तमाम अकाबरीन जो हैं उनकी बातों को मान लिया गया और कल पाकिस्तान में हम यौम तशक्कुर मनाएंगे। इसी से बात का आगाज़ करते हैं। राना साहब, सबसे पहले मुबारक सानी जो केस था उसकी जो आज की समाअत थी और उस समाअत के बाद मुफ्ती तकी साहब, फरीद पराचा जमात इस्लामी से, मौलाना फजलुर रहमान साहब, लतीफ़ खोसा साहब, अकाबरीन जो दूसरे थे, उलमा जो थे, मुफ्तियान जो थे, उन्होंने जो मौक़िफ़ रखे जिस पे काजी साहब ने जवाबन ये कहा कि गलती हो जाती है, गलती का अजाला भी होना चाहिए। क्या समझते हैं कि उम्मत मुस्लिमा के लिए कितना बड़ा आज का फ़ैसला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़ारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर, मेरा तो यही नारा है और मैं तो पहले दिन से ये ना, आप भी पहले दिन से इसी पे हैं, हर पाकिस्तानी पहले दिन से इसी चीज़ पे है। बात यह है कि ये आज फ़तह है तमाम उम्मत मुसलमा की, लेकिन एक सोचने वाली बात है। आज कहा गया गलतियां होती हैं, क्या ये एक केस में गलती हुई या एक से ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जिनमें ऐसी गलतियां हुई हैं? और क्या सब गलतियों को सीधा करने के लिए इसी तरह पार्लियामेंट से कोई अपील आएगी या इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक जमे गफ़ीर इकट्ठा होगा या इसी तरह तमाम सियासी मजहबी जमातें आवाज़ बुलंद करेंगी यासिर साहब, और फिर जाके फैसला होगा? क्योंकि नजर सानी तो हो चुकी थी, फिर होगा फैसला। ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार हम जिस सुप्रीम अदालत से तमाम तवक्कुआत रखते हैं, अगर वहां पर ये बड़ी अच्छी बात है, काजी साहब ने कहा भाई गलती हुई है, मैं मानता हूं, लेकिन सारी गलतियां जो हुई हैं उसके मानने के लिए सारे लोग कहां से लोगों को लाएंगे? क्या सबको रेड जोन में आने की इजाज़त होगी? क्या सबके लिए रास्ते खुले होंगे? क्या तमाम मजहबी शख्सियात इसी तरह जाके आइन और कानून और इंसाफ और दीन इस्लाम में जो है किस तरह इंसाफ करना है, किस तरह आइन और कानून की पासदारी करनी है, उसका दर्स देंगे? मैं चूँकि ये चीज़ें बड़ी लंबी और बड़ी दूर तक जाती हैं, मैं आज यही कहूँगा कि आज खुशी का दिन है, तो इस खुशी के दिन पे हम वो तमाम चीज़ें भूल तो जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें भूलने वाली इसलिए नहीं है कि खुदा न खास्ता आगे जाकर कोई ऐसा और काम ना हो जाए।
लिहाजा हमें सिमत को दुरुस्त करना होगा, हमें चीज़ों को दुरुस्त करना होगा, हमें सोचना होगा कि नाजुक मरहले कौन से होते हैं, वो कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिनके गलत फैसलों से अवाम खड़ी हो जाती है। ऐसे बहुत से केस हैं, मजहबी भी, सियासी भी और दीगर भी। इन चीज़ों को देखना इंतहाई ज़रूरी है और इंतहाई अहम है। राना साहब, आज के इस केस में एक रिमार्क्स पास किए थे काजी फाइज ईसा साहब ने लतीफ़ खोसा साहब को। लतीफ़ खोसा साहब ने खड़े होकर ये कहा कि हमें बतौर पार्लियामेंटेरियन देखा जाए और बतौर पार्लियामेंटेरियन सुना जाए। तो आगे से जवाबन काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि पार्लियामान तो अजीम है, पार्लियामान तो फैसले भी तब्दील कर सकती है, आप तो सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसलों को भी ख़त्म कर सकते हैं, तो पार्लियामान ये भी कर लें। तो ये जो उन्होंने इशारा आज में दिया है, तो क्या ये उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया है पिछले फैसले? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि आज खुशी का दिन है तो इसको इसी पे रख देते हैं। मैंने तो ये बात जब आएगा वक्त ना तो इस पे बात जरूर मैंने तो वो मखसूस नशिस्तों वाले की इशारा तो उन्होंने उधर ही किया ना कि पार्लियामान। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जब आएगा वक्त तो उस पर ज़रूर बात करेंगे और बात भी करेंगे और डंके की चोट पे करेंगे। वक्त आने दें जब इजाज़त आलिया होगी अदालत की तरफ से, अदालत उस्मा की तरफ से या अदालत आलिया की तरफ से, तो जनाब ज़रूर बात करेंगे। बातें तो करने के लिए इतनी हैं कि पेट फट जाता है, उसके अंदर इतनी बातें भरी हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। हम तो हर रोज़ एक ऐसा फ़ैसला देखते हैं, हम तो हर रोज़ नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसी चीज़ें देखते हैं जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद हम कानून की किताबों में ढूंढते रहते हैं कि यार ये कानून की किताब में क्यों नहीं लिखा हुआ, कानून की किताब में ऐसा क्यों नहीं है। मैं आज के दिन तक उस फैसले को ढूंढ रहा हूं जो तीन केसेस, जो 3 मुस्लिम लीग नून के लोगों को MNAs को बहाल किया गया है, कि मुझे किसी कानून की किताब में बता दें कि जहां पे ये लिखा हो कि इलेक्शन के ट्रिब्यूनल बनने के बाद ये फैसला किसी अदालत और ने करना है। मुझे नहीं मिला वो सफ़ा, मुझे वो पेज नहीं मिला। यासर, आपको मिले? पाकिस्तान के किसी कानूनदान को मिले? हमें नहीं मिला। हम ढूंढ रहे हैं। अगर किसी मेरे सुप्रीम अदलिया के किसी शख्स के पास है तो वो हमें जरूर बता दे, ताकि हमारे जहनों की तशरीह हो सके, हमारे जहनों को सुकून पहुंच सके, हमें पता चल सके कि जनाब ऐसा है। अब आज ये जो NA-97 वाला केस है उसमें तो यही बुनियाद बना के कहा, बुनियाद भी यही बना के कहा गया, उसमें साथ एक लफ्ज कहा गया कि आपने तारीख लिखी है, यही कहा गया ना। ऐसा ही है। उन्होंने कहा जी इलेक्शन ट्रिब्यूनल इसका फैसला दे चुका है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला था आपकी, ये जो है इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। ओदी बारी से क्या छड़िया थे, पहली बारी की सी, तो पहली दफा क्या था मुझे बता देना, पहली दफा क्या था। इसमें भी डेट नहीं थी, टाइम गुजर चुका था, उसमें भी टाइम गुजर चुका था, डेट लिखी हुई थी लेकिन टाइम गुजर चुका था। बेंचेस का भी फर्क पड़ जाता है ना सब। अब यार क्या आप कहते हैं फिर बात को दूसरी। आज का जलसा क्या बना जो कल तक कहते थे कि हर सूरत में होगा, हम सर आज मैंने तहरीक इंसाफ के कारकुनों में मायूसी देखी। खुदा की कसम, मैंने उन लोगों को देखा जो बेचारे अपने खर्चे पर दूर दराज से, इवन बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए जलसे में शिरकत करने के लिए, जिन्हें किसी क़यादत ने, किसी शख्स ने कोई कन्वेंस नहीं दी, कोई किराया नहीं दिया। सियासी जमातों में तो किराया दिया जाता है, कन्वेंस दी जाती है, खाना दिया जाता है, बिरयानी के डब्बे होते हैं, कीमे वाले नान होते हैं। ये वह जमात है जिसमें कोई चीज़ नहीं होती, कारकुन खुद चल के आए। लेकिन राना साहब वो एक वीडियो, वो जो अली अमीन गंडापुर साहब, वो 5-5 हज़ार, वो अपने उन लोगों को, वैगनों वालों को जिनको बुलाया हुआ था लेके, ड्राइवर्स को उन्होंने उसकी बता दिया। साथ में वो कौन सा जलसे में पहुंच गए थे। अगर KPK से भी पैसे देके किसी को बुलाना है तो फिर तो सियासत को PTI को वैसे ही खैर बात कह दें। दूसरी बात यह है कि यह ज्यादती थी। ये जलसा जिस सूरत में भी था, अगर इन्होंने मुलतवी भी करना था उसके लिए होना चाहिए था। लेकिन आप याद करें, मैंने कल भी आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने पहले कहा था ये जलसा उन्होंने करने नहीं देना और इन्होंने हर सूरत में कहते हैं करना है। कल हमने हामिद रजा साहब से पूछा जी, उन्होंने कहा हर सूरत में करना है, और बहुत से लोग इस जलसे को करने के लिए तैयार बैठे थे। अब सोचने वाली बात एक है, सिर्फ आप उस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, मेरे सुनने वालों को मिल जाएगा
कि जेल में नाम जाते हैं, नाम रिकमेंड होते हैं कि इन लोगों की मुलाकात हो सकती है, 10, 11, 12 बजे के बाद मुलाकात होती है, गाड़ी बहुत दूर फासले में खड़ी की जाती है, फिर उस मुलाकात में जनाब एक दीवार खड़ी होती है, फिर मुलाकात होती है। अब किस तरह की मुलाकात थी कि सुबह 7:30 बजे अचानक बुला लिया गया, कोई लेके गया, किसी ने पैगाम दिया, किसी ने मुलाकात का बंदोबस्त किया, किसी ने रास्ता खुलवाया, किसी ने आसानी से मुलाकात करवाई, किसी की पैगाम रसानी हुई, कोई ना कोई काम तो हुआ ना। राना साहब, क्या समझते हैं कि ये सोच जो है ये आज के दिन मुख्तलिफ रहनुमाओं में और कारकुनों में पाई गई है? सर बड़ा सख्त रिएक्शन है, बड़ा सख्त तरीन रिएक्शन है, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक कल सुबह इमरान खान की तरफ से एक बड़ा ऐसा पैगाम कारकुनों के नाम आने वाला है, जिस पैगाम में वो कारकुनों को वाज़े तौर पर एक नई हदायत और बताएंगे कि मामला क्या है, और हो सकता है उसमें कोई सख्त तरीन हदायत भी जारी हों। लेकिन एक चीज़ है, मैं क्यों कहता था, मुझे अक्सर कहते थे राना साहब जलसा हो रहा है, मैं कह रहा था नहीं, मेरा व्लॉग आप उठा के देख लें, प्रोग्राम उठा के देख। भाई पीटीआई के जलसे से 2-2, 3-3 दिन पहले रौनक होती थी, तैयारियां होती थी, लोग कहते थे जनाब निकलें बाहर। मुझे ज़रा आप उठा के देखें कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं पीटीआई के रहनुमाओं की, पता है ना मुझे? आपको पता है क़यादत के बगैर लोग पहुंचे हैं, पाकिस्तान के बाहर से लोग आए हैं, पाकिस्तान के अंदर से लोग आए हैं, सैकड़ों की नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में लोग आए हैं। मैं सुबह हैरान रह गया यासर साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा पीटीआई लाहौर के सदर शेख इम्तियाज साहब को जब गिरफ्तार किया गया ठोकर न्याज बेग से, तो 200 बंदे ही साथ ले जाते। उससे पहले लेकिन मेरे पास फुटेजें मौजूद हैं यासर साहब, ऐसे नहीं, फुटेजें मेरे पास मौजूद हैं जिसमें कई लोग, लाहौर से इतने ज्यादा लोग कि आप सोच नहीं सकते, जो अपनी कन्वेंसों पर गए हैं, कसूर से गए हैं, लाहौर से गए हैं, शेहूपुरा से गए हैं, मैं आपको गिना सकता हूं। लेकिन राना साहब एक सवाल बनता है कि लाहौर के सदर हों और उनके साथ कारकुनान हों, और बकौल आपके कल आपने कहा था कि शेख इम्तियाज साहब बड़ी कारकुनान के लिए धुआंधार तकरीरें भी कर रहे हैं, पैगामात भी पहुंचा रहे हैं, क्या वजूहात थी कि साथ में नहीं लेके गए? भाई वजूहात ये थी, कुछ बहुत ज़्यादा लोग खुद चले गए, और साथ मैं तो हैरान रह गया, मुझे जितनी उन पर तवक्कुआत थी वो सब की सब ज़ीरो हो गई। तो हम्माद अजहर साहब का फिर मौक़िफ़ किसी हद तक दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त है जी, बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं वो मेरे पास वो बात है, मैं कहना नहीं चाहता, कल जब प्रोग्राम कर रहे होंगे तो ये जो बात मैं आज कह रहा हूँ कल एक पैगाम आ चुका होगा। अब बात यह है कि आप एक बात से निशीन कर लें, जलसा हुआ है या नहीं हुआ। पहला पहलू मैंने आपको बता दिया, कारकुनों के साथ ज्यादती है, कारकुन सख्त नाला है, बहुत से लोगों ने अपनी क़यादत पे निश्तर के तीर बसाए, आपने यहाँ पर भी देखा होगा सोशल मीडिया सारा। अच्छा, वो तो कहते हैं कि आदत पूरी तब्दील करें, हमें नहीं चाहिए ये, ठीक है। अब बात इतनी सी है, जिसने भी ये कहा कि यार ये जलसा नहीं होना चाहिए, जो भी इस किरदार है जिसने सुबह मुलाकात करवाई, तो इसका मतलब है कोई रास्ता खुल रहा है किसी तरफ से। मैं दूसरे एंगल से अब बात कर रहा हूँ यासर साहब, इसका मतलब है किसी तरफ से कोई रास्ता खुल रहा है, कोई मज़ाकरात का दरवाज़ा खोलने की कोशिश हो रही है, कोई मज़ाकरात के लिए कि रास्ता बन रहा है, कोई तो है ना जिसके कहने पे जलसा मुलतवी हुआ या जिसने रिक्वेस्ट की। मेरे पास इतला है कि किसी ने रिक्वेस्ट की, क्योंकि आज इस्लामाबाद का माहौल तो आपको पता ही है, इस्लामाबाद टेंस लग रहा है माहौल, अभी तक टेंस लग रहा है, इस फैसले के बाद भी टेंस लग रहा है, इस फैसले से आगे भी टेंस लगेगा, इस फैसले से उसके बाद भी टेंस लगेगा। ना कुछ बोलते गरगोल यासर साहब, बहुत सी बातें हैं। इसकी डेंसिटी कम होगी, अगर होगी तो कब होगी? नहीं होगी, कोई नहीं होगी। अब काम बढ़ते जाना है, बढ़ता जाना यार, ये हो ही नहीं सकता। मौसम की तब्दीली आ गई, सियासी भी तब्दीली आ गई, आप ज़हन चेंज कर लें। अगर आप कहें कि बदलना है, चेंज होता जाएगा, नहीं, मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। मुझे होता है कि हालात, बादल गरज रहे थे वो बरसेंगे अब।
बरसना शुरू हो गए हैं। मुझे तो पता चला कई शहरों में इतनी तेज़ बारिश सुबह से जारी है कि रुक ही नहीं रही। वो बारिश आसमान से आ रही हो या वह बारिश किसी और तरफ से आ रही हो, बारिश तो आ रही है। ये तो फिर वो हिसाब हो गया ना राना साहब, बारिश हुई तो घर के दरीचे से लग के हम चुपचाप सो गवार तुम्हें सोचते रहे। तो लगता है वो सोचों के अंदर इजाफा हो रहा है। फिर सोचें तो इतनी बढ़ गई हैं, तो अब तो ये सोचा जा रहा है कि अब सोचों के समुंदर में मैं डूब ना जाऊं। अब तो यहाँ तक सोचा जा रहा है किसी जगह जो मीटिंग इस वक्त हो रही है, जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं शायद इस वक्त ये मीटिंग ख़त्म भी हो चुकी हो, उस मीटिंग में भी बड़ी चीज़ें तय हुई हैं। जनाब बस भी कर दे ना और किन्ने के मुतालबे अगे रखने जे, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। यासर साहब आप ज़हन में रखिएगा, आज फिर बिजली महंगी करने की एक समरी रवाना हुई कराची वालों के लिए, और कराची वालों के लिए तो अजाब बिजली का है ही। पंजाब KP के बलूचिस्तान में तो था ही, GB में था ही, लेकिन अब कराची वालों के लिए भी है। अब सोच रहे हैं सारे लोग कि हम जाके आज़ाद कश्मीर में बस जाएँ, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो उन्हें जो उनका हक मिल गया है वहाँ जाके बस जाए, छोटा सा घर ले ले, लेकिन ये तो पता होगा ना बिजली का बिल अदा कर सकते हैं। वहाँ पे तो हम घर वैसे कानून के मुताबिक तो ले नहीं सकते राना साहब। हम ये थे कह रहे कानून के मुताबिक, तो हमसे पैसे कानून के मुताबिक ले रहे हैं। सर यार मुझे एक बात तो बताओ, ये हमसे पैसे कानून के मुताबिक ले रहे हैं, मुझे ये बता दो। ये नहीं, ये हमसे सारे बिल कानून के मुताबिक ले रहे हैं, लेकिन वो हक खुद अरादियत जो यार चलो छोड़ देना, ये हमसे कानून के मुताबिक कुछ ले रहे हैं। चाय पीते जाना, बस तुम्हारी मौज लगी हुई है, तुम्हें क्या, चाह पींदा जाओ जिस तरह मर्जी पींदे जाओ, लोग भूखे मरन पावे। मुझे बताएं ये कानून के मुताबिक ले रहे हैं। पानी होता है इसमें, चाय नहीं होती। ये तो आप लोगों को दिखाने के लिए कह रहे हैं ना, इतने दूध स्कूल ही नहीं लबन डे। नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामा, एक अपोजिशन इत्तेहाद जो एक दूसरे से नाला आज के फैसले के बाद, यानी आज जलसा मनसूखी के बाद एक दूसरे से नाला है, और जो हुकूमती इत्तेहाद है वो पिछले काफ़ी अरसे से हमें एक दूसरे से नाला दिखाई देता है। लेकिन ये ताबड़तोड़ जो हमले करना शुरू किए हैं, लफ्जी गोलाबारी का जो आगाज़ हुआ है, जो रुकने का नाम नहीं ले रही, और कहा यह जा रहा है कि एक मुलाकात शायद इस गर्मी में कुछ ठंडक का बायस बन सके। लेकिन बज़ाहिर जो मंजरनामा है कि इत्तेहादी यहाँ तक बोलने पे आ जाएं, उसकी नौबती क्यों? क्या माजी करीब के अंदर जो वादे वईद हुए थे उसकी वफादारियाँ नहीं निभाई गई, जिसके बाद ये कुछ देखने में आ रहा है? या फिर सूरत हाल का अंदाज़ा था और कुछ अरसा हिफ्ज़े मा तक़द्दुम मसलहत या मंतिक के तहत खामोशी इख्तियार कर रखी थी, और अब आके वो उबाल जो है वो निकलना शुरू हुआ है? इसके पीछे की वजूहात क्या हैं? बिलखुसूस बात करेंगे सिंध के अंदर जो तब्दीली के हवाले से चहमगोइयाँ चल रही हैं उसमें कितनी हकीकत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा हारून साहब ने हमें ज्वाइन किया। रज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रज़ा हारून साहब, सबसे पहला सवाल ये, आज जिन बातों ने तकवीयत पकड़ी है वो ये है कि वज़ीर आला सिंध के लिए तब्दीली के ऊपर गौर किया जा रहा है। शर्जील इनाम मेमन साहब हो सकते हैं या नासिर शाह साहब हो सकते हैं। इस बात के अंदर किस हद तक हकीकत है, और अगर हकीकत नहीं तो ये रूमर्स क्यों फैल रहे हैं? मतलब ये जो इलेक्शन जब हुए थे 8 फरवरी में, उसके बाद भी ये रूमर जो है फैलाई गई थी और यही नाम गर्दिश कर रहे थे। फिलहाल ऐसी कोई फैक्चुअल सिचुएशन नहीं है, लेकिन जाहिर है कि ये फैसला या ये इख्तियार पार्टी क़यादत का होता है, जो बेहतर समझती है कि किस सूबे में किस बंदे को किस पोस्ट पे रखना है, चाहे वो अवामी उहदा हो या हुकूमती उहदा हो। ये इख्तियार जो है पार्टी क़यादत का होता है, तो पार्टी क़यादत फैसला कर लेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ऐसी कोई तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। अच्छा रज़ा हारून साहब, डॉक्टर इशरुल इबाद बड़े एक्टिव हो गए, 14 अगस्त का जलसा भी हमने देखा, अब उनके राब्ते भी तेज़ हो गए हैं। क्या डॉक्टर साहब किसी नए मिशन पे हैं या डॉक्टर साहब को कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जाने वाली है? अच्छा, ये दोनों बड़े जबरदस्त आपने बात की, यानी सियासत नहीं करनी उन्होंने, किसी मिशन पे आने वाली जिम्मेदारी पूरी करनी है। लेकिन जिन्होंने सियासत करनी होती है ना तो वो मिशन पर होते हैं राणा साहब, ना वो कोई जिम्मेदारी लेते हैं, वो तो पार्टी बनाते हैं ना, अपना एक पार्टी। तो आई डोंट नो का, मैंने उनके इंटरव्यूज देखे हैं, मुझे उनका हतमी नहीं पता, अभी उन्होंने पार्टी कोई बनाई नहीं है, सियासी पार्टी का नाम नहीं रखा, वो हालात देख रहे हैं, वाकयात देख रहे हैं, वजन कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं अपने आने जाने का। आई डोंट नो उनकी प्लानिंग क्या है, पॉलिसी क्या है। लेकिन जाहिर है एक अरसा वो सिंध की सियासत में रहे हैं, लंदन में उनका बड़ा वक्त गुजरा है और 14 साल सिंध के गवर्नर रहे हैं, तो सीनियर आदमी मामलात को समझते हैं, सियासत को समझते हैं, सियासी जमातों के दरमियान एक वफायमाना रोल उनका रहा है। फिर बहैसियत गवर्नर प्रेसिडेंट्स को सर्व किया है, प्राइम मिनिस्टर को सर्व किया और ज़ाहिर इदारों को भी सर्व किया होगा।
लेकिन वो क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, उसमें बड़ा इबाम पाया जाता है। सियासी तौर पे क्या स्पेस है हमारे मुल्क में इस वक्त? मैं नहीं समझता इतनी स्पेस है। 4 बड़ी पार्टियां हो चुकी हैं, उसके अलावा रीजनल पार्टीज हैं, प्रोविंशियल लेवल की पार्टीज हैं। तो ऐसा वो क्या नया लेकर आ रहे हैं जो शायद खाकाना बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं लेकर आए। तो वी हैव टू वेट एंड सी। अभी तो उनका कोई मैसेज क्लियर नहीं है। बाकी आपकी वाली बात भी दुरुस्त है। वो क्या आपने कहा था, जिम्मेदारी मिल रही है और मिशन पर आ रहे हैं। रजा अरुण साहब, ये बताइए, इत्तेहाद जो है वो विफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और उनकी हुकूमत भी टिकी आपकी वजह से, लेकिन हीट ऑफ द मूवमेंट जो अब स्टेटमेंट्स जारी होना शुरू हुई हैं, एक बात की जाती है, फिर जवाबुल जवाब आता है, फिर उसके बाद फिर से एक नई तहरीक शुरू हो जाती है कि एक तरफ कहा जाता है कि सिंध की सूरत हाल क्या है, अपनी हुकूमत पे तवज्जो दें, दूसरी तरफ से आता है हम पंजाब में हॉस्पिटल्स बनवाने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स से समझें या फिर हालात की नज़ाकत समझें? देखिए, इनिशियली तो जैसिर भाई इसको आप ये समझें कि ये 2 सूबे के जो वज़राए आला हैं, सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब और सूबा पंजाब की हमारी मोहतरम मरियम नवाज साहबा, ये 2 वज़ीर आला के दरमियान गुफ्तगू है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ साहब को साथ बिठाया। नवाज शरीफ साहब की शख्सियत की वजह से उस ऐलान की अहमियत जो है वो सूबाई से बढ़कर कौमी लेवल की होगी। अगर वो ना बैठते तो शायद वो सूबाई लेवल का ऐलान होता, एक सीएम ऐलान कर रही होती और वो मैटर चला जाता। लेकिन चूंकि नवाज शरीफ साहब बैठे, वो मुल्क के बड़े लीडर हैं, बड़े रहनुमा हैं, मुल्क के 3 दफा के वजीर आज़म हैं, वैसे भी इस वक्त पाकिस्तान में उनके पाए का कोई लीडर नहीं। उनका बैठना जो है वो बाकी तमाम सूबों के लिए बड़ा, उनके पाए का कोई लीडर नहीं या वो बड़े पाए के लीडरान में से हैं, ये दोनों अलग चीजें। ऐसे कर लें, तसी कर लेता हूं मैं, जाहिर है कि बड़े पाए के लीडरान में से हैं, लेकिन चूंकि वो बैठे थे और उन्होंने ऐलान पंजाब किया गया, सबको वो बात बड़ी अजीब लगी, मायूब लगी, और इस पे सबने अपना इज़हार ख्याल भी किया। फिर वो एक प्रेशर आया दीगर सूबों पे जो कि अनड्यू था। भाई हर सूबे की अपनी मर्जी है ना, कोई किसी तरह सब्सिडी देता है। उसमें अल्फाज की नोक-झोंक हुई जिसमें अल्फाज का बेहतर इस्तेमाल हो सकता था दोनों जानिब से। तो मैं उस नोक-झोंक को तो मैं 2 वज़राए आला के दरमियान वर्किंग के मामलात में मैं समझूंगा, तो उसको मैं पार्टी की नोक-झोंक नहीं समझता। फिर उसके बाद जाहिर है जब एक मामला हीट पे हो जाता है तो फिर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी है बिलावल साहब का कि फिर अगर ठीक है, अगर आपको उनके जवाब में कहकर हम भी आपकी मदद कर सकते हैं कि हेल्थ में हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। सो आई थिंक वी शुड टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। कोई ऐसा बड़ा इख्तिलाफी मामला नहीं है। रज़ा अरुण साहब, 2 छोटे-छोटे से सवाल हैं और जवाब आपके पास तो हर सवाल का होता है। आप एक पॉलिटिकल शख्सियत नहीं है, बल्कि आपने तो नर्सरी से निकल के आए हैं ना। पहला तो क्या गवर्नर तब्दील हो रहा है, एक, और दूसरा उधर बिजली सस्ती करने का वादा होता है, सब्सिडी देने के 14 रुपये के कहा जाता है, आपके इधर बिजली महंगी, दर महंगी हो रही है। तो सियासत किस तरफ जा रही है? दोनों आपकी तरफ जुल्म है या वक्त की नज़ाकत से आप उसे बर्दाश्त कर रहे हैं? 2 सवाल के हिस्से हैं। एक तो गवर्नर साहब का रोल है। गवर्नर साहब का रोल जो है वो जब से वो आए हैं, उनका रोल जो है फलाही कामों पे ज्यादा उनका ध्यान है, और उन्होंने अपनी एक्टिविटीज फलाही कामों की गिरे रखी है। इमदाद करना, आतिशबाजी करना, मेला लगाना, अफ्तार का इंतजाम करना, बच्चों को IT की तालीम देना, जो कि एक फलाही दायरे की फलाही शख्सियत का काम होता है। गवर्नर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नर जो है वो दफ्तर होता है जो कि एक हाईएस्ट लेवल का ऑफिस है, जहां से कि लाइजन होता है बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो वो जो उनका बुनियादी काम है कि वफाक और सूबे के दरमियान हमांगी रखना और प्रोजेक्ट्स को और वर्किंग को बेहतर बनाना, उस पे उनकी तवज्जो नहीं रही है, वजू नहीं रही होगी, या वो कर नहीं पा रहे होंगे। इस लिहाज से अक्सर जब ऐसी सिचुएशन आती है कि जहां उनके बयानात आते हैं, तो फिर यही होता है कि ये अफवाह शुरू हो जाती है कि उनकी तब्दीली की बात हो रही है, तो वो तब्दील हो जाएंगे या चले जाएंगे। दूसरा सवाल आपका क्या था? सॉरी मैं भूल गया। बिजली के हवाले से आप पर बिजली की बिजली का इशू जो है ना, बिजली का इशू कराची के साथ डिफरेंट यूं है राना साहब कि वो वहाँ के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज कर दिया है आपने, तो वहाँ के इलेक्ट्रिक मौजूद है। पूरे मुल्क में ऐसा नहीं है। पूरे मुल्क में जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और कलेक्शन का काम जो है गवर्नमेंट की सतह पर होता है, उन्होंने आउटसोर्स किया है। लेकिन कराची में आपने एक प्राइवेटाइज कंपनी को जो है ये काम दे रखा है, मखसूस कर रखा है, तो वो
अपने हिसाब से भी करते हैं प्राइस इंक्रीज, और फिर वो नेपरा से भी जो है वो अपने जो है वो एडजस्टमेंट के मद में पैसे बढ़वाते हैं। बाज़ औक़ात पूरे मुल्क में बढ़ रहे होते हैं और के इलेक्ट्रिक के नहीं बढ़ रहे होते। तो कराची के लोगों का कहना ये है कि भाई आप के इलेक्ट्रिक को जो है वो इसके ऊपर आप नजर रखें, इसकी ऑडिट करें, क्योंकि ये जो वादा करते हैं, जो इनको प्रोड्यूस करना था, जो इनको इन्वेस्ट करना था, जिस बुनियाद पे के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हुई थी, वहाँ के इलेक्ट्रिक ने कोई काम नहीं किया। इन्होंने कोई नई बिजली प्रोड्यूस नहीं की। इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम को जो पहले बहुत अच्छा था उसको खराब कर दिया। जरा सी पहली बारिश की बूंद होती है तो वो बिजली का निजाम बंद हो जाता है। तो कराची के लोगों को शिकायत बहुत है। हैविंग सेड दैट, बिजली को सस्ता करना सर ये वफाकी हुकूमत का काम है। IPP से बात किए बगैर ये मामला हल नहीं होगा। अगर मरियम साहिबा ने 2 महीने की सब्सिडी दे भी दी है तो वो तो बुनियादी तौर पे आपने IPP को डील नहीं किया ना। IPP को एक जेब से पैसे निकाल के आपने दूसरी जेब से अदा कर दिए। तो IPP से आपने मतलब है कोई नेगोशिएशन नहीं की, उनसे बातचीत नहीं की, उनके मायदों पे नजरसानी नहीं की। और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारे बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं राना साहब, लेमैन टर्म्स में, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स से बात नहीं करते हम, कि बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो अभी भी ऑयल पे चलते हैं, फर्नेस ऑयल पे चलते हैं, जो गैस पे चलते हैं, जो कोयले पे चलते हैं, जो सबसे सस्ता तरीन बिजली का जरिया है। हमें चाहिए कि जो प्लांट हमारे ऑयल पे चल रहे हैं या RLNG पे चल रहे हैं उनको हम गैस पे शिफ्ट करें, और जो गैस पे चल रहे हैं उनको कोयले पे करें, और जो कोयला हम इंपोर्ट कर रहे हैं हमने प्लांट्स की कन्वर्जन करवाएं। IPP से हम ये तो कह सकते हैं ना कि भाई आप सस्ती सोर्स तो यूज करें ना, ताकि सस्ती बिजली प्रोड्यूस हो। आप अगर ऑयल से बिजली प्रोड्यूस करेंगे तो कंज्यूमर को उतना ही महंगी पड़ती है। तो ये फर्क है, ये विफाकी लेवल का मसला है, और चारों सूबाई वज़रा आला को इसमें बैठकर वज़ीर-ए-आज़म के साथ इस मसले को हल करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, बजाय इसके कि सूबा इसके अंदर खेले। सूबा इसमें सिवाय सब्सिडी देने का और कुछ कर नहीं सकता। अच्छा रजा हारून साहब, अब 2 सवालों के पहलू हो चुके हैं। पहली बात गवर्नर की जो हो रही थी, जहाँ पर 2 मुख्तलिफ जमातें हों, यानी सेटिंग गवर्नमेंट जो हो वो किसी और जमात की और गवर्नर किसी और जमात का, वहाँ पर ये इख्तलाफात होते ही हैं। सवाल मेरा ये है कि अगर आपको ये लगता है कि वो फलाही कामों पे ही सारा काम खर्च कर रहे हैं, वफाक और सूबे में रवाबित नहीं बढ़ा रहे, तो क्या फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा और वफाक में रिलेशन के लिए किरदार अदा कर रहे हैं? करना यही चाहिए, करना ही चाहिए। गवर्नर का बुनियादी काम ही होता है। फिर देखें ना, जो एक जो हमारा जो फार्मूला है, जो पावर शेयरिंग का फार्मूला है, उसमें खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की गवर्नरशिप जो है वो पीपल्स पार्टी के नॉमिनेटेड बंदे के पास है ना। इसी तरह जो सिंध की और बलूचिस्तान की होगी, ये प्रेरोगेटिव या ये इख्तियार मुस्लिम लीग नून का है कि वो किसको लगाते हैं। तो बेसिकली उनकी वर्किंग है इन 2 सूबों के अंदर कि उन्होंने किसको गवर्नर लगाना है, ताकि वो बेहतर तरीके से उनका बंदा वहां पे बैठ कर सूबाई हुकूमत के साथ काम कर सके। तो बुनियादी काम गवर्नर का जो है वो यही होता है। इसके अलावा तो एक सेरेमोनियल रोल है ना, उसके पास कोई पावर्स तो होती नहीं है, उसने और क्या करना है सारे दिन बैठ के। रजा हारून साहब, महंगाई तो कंट्रोल में आने से रही, अवाम बिजली के बिलों पे, दीगर मामलात पर सरापा एहतजाज है। पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम की जमात है और अवाम के साथ निकलती है। इस सारे हालात में पीपल्स पार्टी का खामोश रहना और हुकूमत की सपोर्ट करना, आइंदा आपको क्या नजर आ रहा है? मुझे लगता है कि ये पार्टनरशिप भी चलेगी और दोस्ती भी चलेगी, क्योंकि ये वक्त की बड़ी अहम जरूरत है। बड़े नाजुक मोड़ पर है ना। जब आपने दोस्ती की थी तो इलेक्शन के बाद का टाइम था, अब बजट आपने पास किया, अब इस बजट के बाद नेक्स्ट ईयर तक अब डिलीवरी का टाइम है। उस डिलीवरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके पास है कि आप IPP सेक्टर के साथ अपनी पावर कॉन्ट्रैक्ट्स की रिन्यू करें, रिविजिट करें। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आपके पास है कि मईशत को इस्तेकाम देने के लिए आपको फिल वक्त IMF की जरूरत है। IMF का इन होना आपके साथ बहुत जरूरी है, वो अभी डिले हो गया है, उसका इन होना बहुत जरूरी है। नंबर 3, आपको 3 चीजों पे, हुकूमतों को 3 चीजों पे ध्यान देना चाहिए। एक, उनको अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी चाहिए, दूसरा उनको रेमिटेंस की तरफ ध्यान देना चाहिए, और तीसरा उनको ध्यान देना चाहिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ। ये 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जिनसे मुल्क की मईशत को सहारा मिलेगा, उसको वो बढ़ेगी। लेकिन अरुण साहब, सवाल ये कि जब आप कहते हैं एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए, एक बात ऐड कर दूंगा, सिर्फ आपकी इजाजत से एक बात ऐड कर दूं। जी जी। लेकिन इन तमाम चीजों के लिए सियासी इस्तेकाम बहुत जरूरी है, और हमारे मुल्क में इस वक्त सियासी इस्तेकाम नहीं। सर, आपकी बात बजा, लेकिन सवाल ये है कि जब बजट की तश्कील हो रही थी, उसमें इनपुट दी जा रही थी, तो एक्सपोर्ट्स के हवाले से जो सब्सिडाइज्ड करना था या उनको रिलीफ देना था कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी वाक़ हो सके, वो तो दिया नहीं गया। तो उसके बाद एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा किस बुनियाद के ऊपर हो सकता है कि जब आलमी मार्केट के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, आपके हमसाया ममालिक में कम हो और आप उसकी ज़्यादा बना रहे हो, तो कौन बायर
वो उसका दिमाग ही खराब होगा जो पाकिस्तान से खरीदेगा। एग्जैक्टली, इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि पहली टॉप प्रायोरिटी मैंने बताया आईपीपी से आपको रीनेगोशिएट करना है, आपको पावर की प्राइसेस कम करनी है, तब आप कंपटीशन में जा सकेंगे। नंबर 2, आपको डिफरेंट सेक्टर्स अब देखने ना, अब आप टेक्सटाइल और इस पे नहीं सारा वक्त गुजारा कर सकते ना। आईटी का एक सेक्टर ऐसा है जहाँ पे बहुत ज्यादा पावर की इतनी आपको जरूरत नहीं होती, मतलब उस तरीके से प्रोडक्शन इंडस्ट्री नहीं है ना, ये तो एक टेबल पे बैठ के भी काम हो सकता है। तो अब आपको देखें, जब मुश्किल वक्त हो और एक रास्ता बंद हो ना, तो आपको फिर दूसरे रास्तों को खोलना चाहिए अपने। बहुत शुक्रिया रजा हारून साहब, इस हवाले से अपना वाकई नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना साहब, जिस तरह रजा हारून साहब भी बात कर रहे थे कि ये अपोजिशन का जो इत्तेहाद है उसके अंदर भी दरार दिखाई देती है। आज के दिन ये बाकायदा तौर पे सुनने को मिला, महमूद खान अचकज़ई साहब, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, वो उन्होंने तो बल्कि बैरून मुल्क भी जाना था, वो इस जलसे की वजह से नहीं गए। तो उन्होंने जो यहाँ तक कह देना कि हमसे तो बातचीत ही नहीं की गई, हमें तो मीडिया के ज़रिए इल्म पड़ा कि जलसा मनसूख किया गया, तो ये कितना नुकसानदेह हो सकता है इस इत्तेहाद के लिए? देखिए, अल्लामा साहब जो हैं वो तो नहीं छोड़ के जाएंगे, जो मर्ज़ी हो जाए। महमूद खान अचकज़ई भी छोड़ के नहीं जाएंगे। यही एक बात है कि जहाँ पर कारकुनों को पता नहीं चला, जहाँ पर उन लोगों को पता नहीं चला जो बेचारे इतनी दूर दराज से आए थे, तो वहाँ पर यही तो एक सवाल है कि फ़ैसला करने वाला कौन था। अगर ये फ़ैसला हो ही गया था कि जलसा मुलतवी करना है, ऐलान करना ही करना है, तो क्या एक 10 मिनट के लिए सबको कॉल नहीं कर सकते थे? सबके साथ बैठ के डिस्कस नहीं कर सकते थे? सारे इस्लामाबाद में मौजूद थे, किसी और जगह तो गए नहीं हुए थे। तो यही एक चीज़ देखने वाली है कि साजिश के ताने बाने कहाँ से मिलते हैं। अगर ये साजिश नहीं है और ये बिल्कुल ठीक उन्होंने किया जो किया है, तो फिर भी उसके बावजूद इत्तेहादियों को, जिन इत्तेहादियों ने अपना सारा कुछ इनके साथ लगाया हुआ है, उनके साथ बात करना तो बनती थी ना यार। एक टेलीफोन कॉल हो सकती थी ना, उनके साथ मीटिंग भी हो सकती थी ना। वो जो ऐलान फौरी किया, उस ऐलान को अगर आधा घंटा लेट कर देते तो क्या कोई फ़र्क पड़ जाना था? जलसे का टाइम तो 4 बजे का था। तो ये जो जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया है, माजी करीब में आप देखेंगे कि बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। मैं मुस्तकबिल करीब में, सॉरी मुस्तकबिल करीब, माजी करीब में कह रहा हूँ, मुस्तकबिल में आप देखेंगे बहुत कुछ होने वाला है। बात करते हैं पीटीआई के इस्लामाबाद के सदर मुगल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमिर मुगल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आमिर मुगल साहब, कल से लेकर सुबह तक हमें यही था, जिससे भी सवाल करते थे वो यही कहता था कि जलसा हर सूरत में होगा, एनओसी मनसूख हुआ या नहीं हुआ। अब जो कारकुनान है वो आपके तजब्जुब का शिकार हैं कि ये फैसला पिछली बार भी कहाँ से हुआ था, अब भी कहाँ से हुआ है, हमें मालूम नहीं। क्या कहेंगे इस पे? देखें जी, बिल्कुल हम तैयार थे और हमें ना इस जलसे के लिए एनओसी की जरूरत थी, ना आइंदा हमें किसी जलसे के लिए एनओसी की जरूरत होगी। हम एनओसी बहुत खेल चुके हैं, पिछले 6 माह से हम एनओसी खेल रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जब हमारा लीडर, हमारा मुर्शिद जब हमें कॉल ऑफ करेगा, चाहे वो जलसा है चाहे वो धरना है, तो फिर जाहिर है हमें उसकी बात माननी पड़ेगी। अब इमरान खान साहब का पैगाम आजम स्वाति और मिस्टर गौर खान साहब ने हमें दे दिया कि उन्होंने जलसा मौखर कर दिया है, मुलतवी कर दिया है, उसकी नई डेट आएगी। तो हमें एज ए कारकुन अपने लीडर की बात को फॉलो करना चाहिए और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। कारकुन वाकई डिस्टर्ब है, गुस्से में है, नाराज है कारकुन, इसलिए कि कारकुन को सिर्फ इमरान खान की रिहाई चाहिए और इस महंगाई की जिम्मेदार नाजायज हुकूमत की रुखसती चाहिए। तो कारकुन आमिर मुगल साहब, मेरी आपसे बात हुई, आपने कहा हर सूरत में जलसा होगा। जी बिल्कुल, मैंने यही कहा। कौन सी वजूहात थी? आज तक तो सुबह 7:30 बजे इमरान खान साहब से किसी की जेल में मुलाकात नहीं हुई। ये कितनी इंपॉर्टेंट मुलाकात थी? किस तरीके से खान साहब का कौन सा जरिया था कि उन्हें कोई इतला मिल गई, या जो मिलने गए कोई इतनी जल्दी किस तरह उन्हें मिलने दिया गया? जरा ये भी थोड़ा सा पर्दा हटा दें। तो ये तो सवाल आप उनसे पूछें जो खान साहब को जेल में मिलने के लिए आजम स्वाति साहब को रिक्वेस्ट करके लेके गए। कोई आजम स्वाति साहब कौन लेके गए हैं? नाम बता दें मुझे, कौन? हमें नहीं ना पता, हम लाहौर में बैठे हैं। लेके गई है आप जो हुकूमत वक्त आपके लोगों को गिरफ्तार कर रही है, जानों में रख रही है, अब भी एक MNA MP गिरफ्तार है। वो तरनाल वाले कल जो हैं 21 लोग, उनका तो 14 रोजा जुडिशल रिमांड भी हो गया है। तो आप उन्हीं के कहने पे आपने ये सारा मान लिया? देखें, 21 लोग कल अरेस्ट हुए हैं, 35 लोग आज अरेस्ट हुए हैं। मैं यही तो आपको समझाना चाह रहा हूँ। जब इमरान खान से उन्होंने कुछ रिक्वेस्ट की होगी, अब उसकी तफसीलात तो इमरान खान साहब बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते।
लेकिन अगर इमरान खान साहब ने मुल्क और कौम के मफाद को देखते हुए चंद दिनों के लिए जलसा मौखर कर दिया है तो हम अपने लीडर की इस बात को मिनोन तस्लीम करेंगे। असल मसला ये है कि जब तक ये इस हमारे एहतजाज के हक को तस्लीम नहीं करेंगे, जब तक ये 2 नंबर घटिया नाजायज हुकूमत अपने घर वापस नहीं जाएगी, जब तक इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे, जब तक हमारा छीना हुआ मैंडेट वापस नहीं देंगे, हम उस वक्त तक अपने एहतजाज के हक को ना रोकेंगे ना खत्म करेंगे। अगर हमारे लीडर ने कहा है कि आप 10-15 दिन के लिए या 8-10 दिन के लिए इसको मुगल साहब बसात एहतराम, ये कोई लीडर के हुक्म को जरूर मानेंगे। बात आपकी मानता हूँ। छठी बार है ये तकरीबन इस्लामाबाद का ही, सिर्फ दूसरे शहरों का छोड़ दें जो फैसलाबाद में सोचा था, जो आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मूवमेंट में सोचा था, इस्लामाबाद में ये छठी बार है कि ऐसा हुआ है। आपको अब भी क्यों लगता है कि 8 सितंबर की जो तारीख है आपके पास, उस तारीख के ऊपर आप जलसा कर लेंगे? देखें, सबसे पहले तो मैंने आज उधर तरनोल में जलसे वाली जगह पे मैं गया था दिन को तकरीबन 2-2:30 बजे, और मैंने वहां पे जाके 8 सितंबर की तारीख को रिजेक्ट किया है। हम गवर्नमेंट की दी हुई ना किसी तारीख को मानते हैं, ना हम इनके दिए हुए किसी। सर, आपने रिजेक्ट किया। बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे थे कि 8 या 9 सितंबर को हम जलसा करेंगे। देखिए ना, इमरान खान डेट देंगे जलसे की, मैं यही तो कह रहा हूँ। उन्होंने 8 या 9 इसलिए बोला, इमरान खान कहेंगे 8 सितंबर को करें, हम 8 सितंबर को करेंगे। वो बोले 20 सितंबर को करें, हम 20 सितंबर को करेंगे। वो बोले 6 सितंबर को करें, हम 6 सितंबर को करेंगे। हम एनओसी बहुत खेल चुके हैं। आमिर मुगल साहब, वो एक बंदा गिरफ्तार है, वो क्यों कहेगा कि मेरी रिहाई के लिए आप एहतजाज करें? आपका काम, ये तो आपका काम है ना, तो आप ये चाहते हैं कि वो कहे तो फिर करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं होता। देखिए, ये जो एहतजाज है, एक इमरान खान की रिहाई के लिए है, दूसरा महंगाई की जिम्मेदार इस नाजायज हुकूमत से छुटकारे के लिए है। और वो इस कौम का लीडर है, वो सिर्फ अपनी जात का नहीं सोचता, वो इस कौम के बारे में सोचता है, इस मुल्क के बारे में सोचता है। कौम भी उसके बारे सोच लेना जी, और कौम भी कुछ उसके बारे सोच ले। मुगल साहब, देखिए मेरी बात सुने, कौम अगर उसके बारे में ना सोचती तो मैं आपको कह रहा हूँ क्यादत सोच ले, कौम तो सोच ले, क्यादत भी सोच ले। नहीं तो बिल्कुल क्यादत जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए संजीदा कोशिशें कर रही है। और आपके ख्याल में गुज़िश्ता 1.5-2 साल से जिस तरह हमारी क्यादत या हमारे कारकुनान मारे खा रहे हैं, FIR हो रही हैं, कारकुनान खा रहे हैं, सितम किया जा रहा है, तो आपका क्या ख्याल है कि क्यादत कुछ संजीदा नहीं है इमरान खान के साथ? आमिर मुगल साहब, क्या इस्लामाबाद के अलावा कहीं और भी पहले जलसा हो सकता है, या फिर इस्लामाबाद में ही पहले जब इजाज़त मिलेगी उसके बाद फिर जलसों का आगाज़ होगा? मैंने सुना है आज के कुछ 27 अगस्त को लाहौर में भी जलसा है। देखिए, अगर लाहौर में जलसा करना हुआ, हम यहाँ से लाहौर भी जाएंगे इंशाल्लाह, और इस्लामाबाद में भी जलसा करेंगे। मैं बेसिकली आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, और आपके जरिए अपने कारकुनान को और अपनी अवाम को ये बताना चाहता हूँ, जलसा मौखर हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ, और ये इमरान खान के हुक्म पर हुआ है। जब हमें इमरान खान का कोई हुक्म मिल गया तो एज आ कारकुन हमें अपने लीडर पे पूरा एतमाद है कि उसने सोच समझ के ये फैसला किया है। और जो भी दोबारा डेट इमरान खान की तरफ से मंजूर होकर आएगी, कल तक उन्हें वो खिलाफ मिल लेंगे। जो भी डेट उनकी तरफ से हमें फाइनल होकर आएगी, उस डेट पे हम इंशाल्लाह जलसा क्या करेंगे। हमें राना साहब, हमें गोलियां मारेंगे, हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। हमें जेलों में भेजेंगे, पहले ही जेलें तहरीक इंसाफ के कारकुनान से भरी हुई हैं। हम पे FIR देंगे, पहले ही हम दर्जनों FIR भुगत रहे हैं, हमारे कितने कारकुनान शहीद हो गए हैं। तो हम इन किसी भी चीज से नहीं डरते। लेकिन अब हम अच्छा, ये अलीमा खान साहब का आपने बयान सुना आज? जी बिल्कुल, मैंने अलीमा आपा का बयान सुना है। देखें, अलीमा आपा को मैं एक तो खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरीके से वो अपने भाई के साथ और कौम के लीडर के साथ डट के खड़ी हुई हैं, मैं बिल्कुल उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान की आवाम की तरफ से, अपने कारकुनान की तरफ से उनका गुस्सा, उनकी टेंशन बिल्कुल जाया है। जब तक इमरान खान को हम निकालने के लिए रोडों पे नहीं आएंगे, एजिटेशन की सियासत नहीं करेंगे, जब तक पूरी कौम नहीं निकलेगी, कोर्ट खेलने से इमरान खान बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन फैसला इमरान खान साहब का है ना ये अलीमा आपा का फैसला है, ना बैरिस्टर गौहर का फैसला है, ना आजम स्वाति का फैसला है। क्या आप सोच सकते हैं कि आजम स्वाति अपने पास से कुछ स्टेटमेंट दे देगा? क्या आप सोच सकते हैं कि बैरिस्टर गौहर अपने पास से कोई स्टेटमेंट दे देगा? ऐसा मुमकिन नहीं है। बल्कि आज तो डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद ने और काजी अनवर साहब ने तस्दीक भी कर दी उनके, हालांकि वो ना भी तस्दीक करते तो मुझे पूरा यकीन है आजम खान स्वाति साहब पे, जितनी कुर्बानियां उन्होंने दी इस मुल्क और कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए, इस उम्र में जिस तरह उनको ज़लील और रुसवा करने की कोशिश की गई, उनके साथ जो टॉर्चर हुआ, उसके बावजूद उन्होंने भी बता दिया, बाद में डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद ने भी बता दिया, बाद में काजी अनवर ने भी बता दिया। तो फैसला तो इमरान खान ने करना है ना, फैसला मैं, आप या बैरिस्टर गौहर या आजम स्वाति नहीं कर सकते।
हमें इन सब लीडरशिप पे उस वक्त तक मुकम्मल एतमाद है जब तक इमरान खान को एतमाद है। मुझे एज अ कारकुन कोई फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान किसको लीड देता है। सही, वो फैसला जो है वो करना ही इमरान खान साहब ने है, वो इसके अलावा कोई और भी सेकंड ईयर लीडरशिप जो है वो फैसला नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया आमिर मुगल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।